फिजिकल यूनिट्स की संख्या कितनी है? तो दोस्तों मूल भौतिक राशियों की कुल संख्या 7 है। ये जो भौतिक राशियाँ हैं जिनको मूल भौतिक राशियाँ कहा जाता है, उनमें लंबाई, समय, ताप, द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा हैं। अगला प्रश्न है ज्योति तीव्रता यानी ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मात्रक क्या होता है? तो ये है ल्यूमेन प्रति स्टेरेडियन, ये ज्योति तीव्रता का मात्रक है। एक प्रकाश वर्ष कितने के बराबर होता है? तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर के बराबर होता है एक प्रकाश वर्ष। दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई मापने का मात्रक क्या है, तो ये होता है डाप्सन। डाप्सन यूनिट में वायुमंडल में ओजोन परत या ओजोन लेयर की मोटाई नापी जाती है। अगला प्रश्न है दोस्तों वायुमंडलीय दाब या एटमॉस्फेरिक प्रेशर मापने का जो है मात्रक क्या है? तो ये बार होता है। शक्ति का मात्रक क्या है? वाट शक्ति का मात्रक है। कार्य और ऊर्जा का मात्रक क्या है? तो जूल जो है दोस्तों कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। MKS प्रणाली यानी मीटर किलोग्राम सेकेंड प्रणाली में त्वरण का मात्रक, त्वरण दोस्तों एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन का मात्रक क्या होता है? तो ये है त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब आइए देखते हैं दोस्तों मूल भौतिक राशियां, जिसे आपने पढ़ा है कि 7 मूल भौतिक राशियां होती हैं, इनके मात्रक और प्रतीकों के बारे में। दोस्तों लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर है, इसे स्मॉल एम से प्रदर्शित किया जाता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, इसे स्मॉल केजी से। समय का मात्रक सेकेंड है, जिसे स्मॉल एस से। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, इसे कैपिटल ए से प्रदर्शित करते हैं। ताप या टेम्परेचर केल्विन में मापा जाता है, कैपिटल के से। पदार्थ की मात्रा मोल इसका मात्रक होता है, MOL से इसको प्रदर्शित करते हैं। और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, जिसे इस कैपिटल C और D से प्रदर्शित करते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों वायुमंडलीय दाब जो नापा जाता है उसमें 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके बराबर होता है? तो ये 1 बार के बराबर होता है। 1 बार बराबर 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। 1 पिकोग्राम कितने ग्राम के बराबर होता है? तो 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है 1 पिकोग्राम। पास्कल किस राशि का मात्रक है? तो दोस्तों पास्कल जो होता है दाब या प्रेशर का मात्रक होता है। बल का मात्रक क्या है? आप जानते हैं न्यूटन बल का मात्रक है। आवेग यानी इम्पल्स का मात्रक क्या होता है? तो ये न्यूटन सेकेंड होता है। और पारसेक, दोस्तों पारसेक जो है ये दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई होती है, और एक पारसेक 3.262 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। यानी प्रकाश वर्ष का लगभग 3.25 गुने से ऊपर पारसेक होता है। और प्रकाश वर्ष को आप ये मत मानिएगा कि ये समय मापने की इकाई है, प्रकाश वर्ष दूरी मापने की इकाई है, और प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चले गए समय को प्रकाश वर्ष से नापा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों एंगस्ट्रॉम द्वारा क्या मापा जाता है? तो एंगस्ट्रॉम द्वारा तरंग दैर्घ्य या तरंग की लंबाई या वेवलेंथ को नापा जाता है। एक अश्वशक्ति या हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? 746 वाट। एक माइक्रोन किसके बराबर होता है? 10⁻⁻6 मीटर या 10⁻⁻4 सेंटीमीटर या 10⁻⁻3 मिलीमीटर। अन्य मात्रकों के रूप में एक माइक्रोन को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता यानी इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की मात्रक को ओम मीटर कहा जाता है। रेडियन और स्टेरेडियन किस प्रकार के मात्रक हैं? तो ये सप्लीमेंट्री या पूरक मात्रक होते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन। क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो दोस्तों जल का बहाव क्यूसेक में मापा जाता है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए किस दूरबीन का प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है बाइनोक्यूलर दूरबीन का प्रयोग दूर की वस्तुओं को देखने में किया जाता है। दुग्ध उत्पादों में वसा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये है ब्यूटीरोमीटर, बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुग्ध उत्पादों में वसा या फैट की मात्रा नापने के लिए ब्यूटीरोमीटर। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? ये लक्स मीटर है। समतल कोण या प्लेन कोण, घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं? तो दोस्तों समतल कोण और घन कोण पूरक राशियां यानी सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ये स्टेथोस्कोप होता है। दोस्तों जो राशियां होती हैं सदिश राशियां होती हैं और अदिश राशियां, जिनमें जो है गति के साथ दिशा भी होती है वे सदिश राशियां कहलाती हैं, और जिनमें दिशा नहीं होती है उन्हें अदिश राशियां कहलाते हैं कहा जाता है। दोस्तों जो है देखिए दूरी, दूरी एक अदिश राशि है, वहीं बल सदिश राशि है। चाल, चाल अदिश राशि है। विस्थापन जो है वो एक सदिश राशि है। इसके अलावा द्रव्यमान अदिश राशि, वेग सदिश राशि होता है। आयतन, समय, कार्य, घनत्व और विद्युत धारा ये सभी अदिश राशियां हैं, जबकि बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता और विद्युत तीव्रता ये सब सदिश राशियों में आती हैं। विभिन्न मात्रकों में आइए देखते हैं। तो एक एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। एक खगोलीय इकाई 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर होता है। एक डाप्सन यूनिट जिससे कि ओजोन परत की मोटाई मापी जाती है, ये बराबर होता है आपके 10 माइक्रोमीटर के।
इसी प्रकार एक बैरल 159 लीटर के बराबर होता है। क्रूड ऑयल या पेट्रोलियम, कच्चा पेट्रोलियम बैरल में मापा जाता है, तो एक बैरल 159 लीटर। और 1 नैनोमीटर 10⁻⁻9 मीटर, 1 टेरोमीटर 10⁻12 मीटर और 1 फैदम जो होता है ये 6 फीट के बराबर होता है। दोस्तों, पृथ्वी के गुरुत्व और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही चंद्रमा जो है एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। अब आइए देखते हैं प्रमुख भौतिक राशियाँ और उनके यसाई मात्रक। दोस्तों, यहाँ पर देखिए भौतिक राशियाँ जो हैं, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका मात्रक जो होता है मीटर स्क्वायर होता है। आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, घन मीटर या मीटर पे 3 यानी मीटर के घाते 3 क्यूबिक मीटर जो होता है आयतन का मात्रक होता है। त्वरण अथवा मंदन ये वेग परिवर्तन बटे समय होता है। दोस्तों, इसका मात्रक या त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। बल बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या न्यूटन इसका मात्रक होता है। गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी जो होती है दोस्तों, 1/2 गुणे द्रव्यमान गुणे वेग की स्क्वायर, इसका किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या जूल गतिज ऊर्जा का मात्रक होता है। स्थितिज ऊर्जा का मात्रक होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीकरण गुणे ऊंचाई, यानी स्थितिज ऊर्जा SE इसको कहा जाता है। ये mgh के बराबर होता है। किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर या जूल जो है स्थितिज ऊर्जा का भी मात्रक होता है। कोणीय विस्थापन चाप बटे त्रिज्या, इसका मात्रक रेडियन होता है। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, जूल या न्यूटन मीटर इसका मात्रक होता है। शक्ति दोस्तों कार्य बटे समय के बराबर होता है। जूल प्रति सेकंड या वाट का जो है ये शक्ति का मात्रक होता है। बल आघूर्ण बराबर बल गुणे आघूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी, इसका मात्रक न्यूटन मीटर है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक बराबर बल गुणे दूरी का स्क्वायर बटे द्रव्यमान स्क्वायर, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर होता है इसका मात्रक। गुरुत्वीय विभव बराबर कार्य बटे द्रव्यमान, जूल प्रति किलोग्राम इसका मात्रक है। घूर्णन की त्रिज्या ये दूरी के बराबर होता है, इसका मात्रक मीटर है। यंग गुणांक अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन दोस्तों बल बटे क्षेत्रफल के बराबर होता है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। वेग प्रवणता वेग बटे दूरी प्रति सेकंड इसका मात्रक है। और श्यानता गुणांक बल बटे क्षेत्रफल गुणे वेग प्रवणता, न्यूटन सेंटीमीटर प्रति मीटर स्क्वायर, न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। प्लांक नियतांक ये ऊर्जा बटे आवृत्ति होती है, जूल प्रति सेकंड इसका मात्रक होता है। बोल्ट्जमैन नियतांक दोस्तों बोल्ट्जमैन नियतांक ऊर्जा बटे ताप होता है, तो जूल केल्विन इसका मात्रक है। धारिता ये आवेश बटे विभवांतर, फैराड इसका मात्रक होता है। विद्युत चालकता का मात्रक जो है ओम मीटर होता है। और धारा घनत्व ये विद्युत धारा बटे क्षेत्रफल, एम्पियर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर या बोल्ट होता है। प्रतिरोधकता या रेजिस्टेंस का मात्रक ओम मीटर होता है। गुप्त उष्मा या छिपी हुई उष्मा उष्मीय ऊर्जा बटे द्रव्यमान होता है दोस्तों, जूल प्रति किलोग्राम। कोणीय संवेग जड़त्व आघूर्ण इंटू कोणीय वेग होता है, किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड इसका मात्रक है। और जड़त्व आघूर्ण द्रव्यमान गुणे परिभ्रमण त्रिज्या का स्क्वायर होता है, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर इसका मात्रक होता है। अगला है कि किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है, तो ये होता है दोस्तों EEG, ये इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राफ होता है। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या है, ये रेडियन होता है। संवेग किसकी माप है, तो गति की मात्रा की। पृथ्वी और सूर्य के बीच की माध्य दूरी का किस मात्रक द्वारा व्यक्त किया जाता है, तो इसको एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या खगोलीय इकाई के रूप में नापा जाता है। मैनोमीटर का क्या उपयोग होता है, ये गैसों का दाब मापने में उपयोग किया जाता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सोने की शुद्धता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ये है कैरेटोमीटर। दोस्तों, सोने की शुद्धता जो है वो कैरेट यूनिट में नापी जाती है। अब आइए देखते हैं महत्वपूर्ण मापन के उपकरण। अल्टीमीटर ये उड़ते हुए विमान की ऊंचाई नापी जाती है। अमीटर से विद्युत धारा की तीव्रता। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता। एरोमीटर वायु एवं गैस का भार और घनत्व। एनीमोमीटर से वायु की गति और शक्ति मापी जाती है। एक्सीलरोमीटर इससे गतिमान वाहनों की गति में वृद्धि की दर। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब। बोलोमीटर से दोस्तों ऊष्मीय विकिरण की माप होती है। कैलोरीमीटर से ऊष्मा की मात्रा। वर्नियर कैलिपर से बेलनाकार वस्तुओं का व्यास और गहराई। क्रायोमीटर से निम्न ताप। और डेंसिटी मीटर से पदार्थ का घनत्व मापा जाता है। इसके अलावा फैदोमीटर समुद्र नदी की गहराई मापने में प्रयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा की प्रबलता। गायरोस्कोप से घूर्णन गति करती हुई वस्तु का कोणीय संवेग। ग्रेवोमीटर से गुरुत्वीय त्वरण। हाइड्रोमीटर से वस्तुओं का सापेक्षिक घनत्व। हाइड्रोफोन से जल के भीतर उत्पन्न ध्वनि। हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता। और क्रोनोमीटर पानी के जहाजों में सही समय ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त उपकरण है। दोस्तों, केस्कोग्राफ जो होता है वो पौधों की वृद्धि दर्शाने वाला यंत्र है। डायलेटोमीटर ये किसी वस्तु में उत्पन्न आयतन के परिवर्तन को मापने का यंत्र होता है। डायनोमोमीटर ये इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति मापने का यंत्र है। नेफोस्कोप ये वायुमंडल में उपस्थित बादलों की गति और दिशा का मापन इससे किया जाता है। रेडियो माइक्रोमीटर ऊष्मीय विकिरण को मापने का यंत्र है। और टैकोमीटर किसी वस्तु के चक्रण की गति की माप करने वाला यंत्र है।
अगला है दोस्तों, अगला यंत्र है रेन गेज या यूडोमीटर। ये वर्षा की मात्रा ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। रिफ्रैक्ट्रोमीटर पारदर्शक माध्यमों में अपवर्तनांक ज्ञात करने वाला। सेक्रोमीटर शर्करा की सांद्रता। स्क्रू गेज महीन तारों का व्यास नापने के लिए। सेंक्सटेंट ये ऊंचाई को मापने के काम आने वाला यंत्र है। स्फेरोमीटर किसी सतह की वक्रता। स्फिग्मोमैनोमीटर से धमनियों में रुधिर के दबाव को मापने की जो है युक्ति है। थियोडोलाइट ये अनुप्रस्थ और लंबवत कोणों की माप इससे की जाती है। थर्मोपाइल दोस्तों विकिरण तीव्रता को मापने का यंत्र है थर्मोपाइल। वेंचुरीमीटर से द्रवों के प्रवाह की गति मापी जाती है। लाउड स्पीकर ध्वनि की तीव्रता बढ़ाने का यंत्र है। मैकमीटर ध्वनि के वेग के अनुपात में वायुयान की गति। और मैग्नोमीटर चुंबकीय क्षेत्र को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। माइक्रोमीटर से अति सूक्ष्म लंबाई या मिलीमीटर का 1000वां भाग इसको कहा जाता है। ओडोमीटर वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापने का यंत्र है। ओम मीटर विद्युत की प्रतिरोधकता नापने का। ओंडोमीटर विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति इससे नापी जाती है। पायरोमीटर से उच्च तापयुक्त पिंड का दाब। फोनोमीटर से ध्वनि की तीव्रता। और पॉलीग्राफ से संदिग्ध या अपराधी व्यक्तियों के कथन की जांच के लिए पॉलीग्राफ टेस्ट किया जाता है। रडार दोस्तों दूर स्थित वस्तुओं की अवस्थिति का नापने के लिए। रेडियोमीटर विकिरण मापक है। सिस्मोग्राफ भूकंपी तरंगों की तीव्रता। स्पीडी मोटर से गतिमान वाहन की गति। पायरी हिलियोमीटर दोस्तों सौर विकिरण का मापन पायरी हिलियोमीटर से किया जाता है। विस्कोमीटर से द्रव की सांद्रता या गाढ़ापन। वेब मीटर से विद्युत चुंबकीय तरंगों का तरंग दैर्घ्य। और इलेक्ट्रॉन मीटर से विभवांतर की माप की जाती है। दोस्तों एमकेएस पद्धति जिसे मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति कहा जाता है, उसी आधार पर सीजीएस पद्धति के अंतर्गत लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम और समय को सेकंड में मापा जाता है। अब आइए देखते हैं यांत्रिकी यानी मैकेनिज्म से संबंधित प्रश्न। दोस्तों प्रक्षेप गेंद को दीर्घतम परास या सर्वाधिक दूरी प्राप्त करने के लिए अधिकतम कितने कोण की आवश्यकता होती है? तो यह है 45 डिग्री। मनुष्य जब नदी के किनारे नाव से बाहर कूदता है तब नाव पीछे की ओर क्रिया प्रतिक्रिया के कारण हटती है। दोस्तों संवेग परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है? तो ये बल के बराबर होती है। न्यूटन का प्रथम नियम किसे परिभाषित करता है? तो ये जड़त्व को परिभाषित करता है न्यूटन का प्रथम नियम। प्रक्षालन मशीन या वॉशिंग मशीन का कार्य किस सिद्धांत पर आधारित है? ये अपकेंद्री बल के सिद्धांत पर आधारित है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है? दोस्तों बर्फ में सड़क की अपेक्षा बहुत कम घर्षण होता है। आइए देखते हैं न्यूटन के गति के नियम। दोस्तों न्यूटन के गति के 3 नियम हैं। इसके गति का प्रथम नियम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि यदि कोई पिंड विरामावस्था में है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो ये न्यूटन के गति का प्रथम नियम है। इसके उदाहरण है चलती गाड़ी के रुकने पर उसमें बैठे व्यक्तियों का आगे की ओर झुकना, पेड़ से फल टूटकर नीचे गिरना और कपड़ों के हाथ में पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल कण अलग हो जाते हैं। न्यूटन के गति का दूसरा नियम है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगे गए बल के समानुपाती होती है और संवेग परिवर्तन की जो दिशा होती है वो बल के अनुदिश होती है। दोस्तों गेंद पकड़ते समय खिलाड़ी जो होते हैं अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है और गेंद आसानी से उसके पकड़ में आ जाती है और उसे चोट नहीं लगती है। न्यूटन की गति का तीसरा नियम है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसलिए गति के तृतीय नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। दोस्तों इसका उदाहरण है कि बंदूक से गोली निकलते समय बंदूक पकड़ने वाले व्यक्ति को पीछे की ओर धक्का लगता है। अगला प्रश्न है किसी पिंड के संवेग या मोमेंटम और वेग के अनुपात से प्राप्त मान क्या कहलाता है? तो संवेग गुणे वेग द्रव्यमान होता है। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो त्वरण ज्ञात करने का सूत्र होता है दोस्तों वेग परिवर्तन की समय दर यानी एक्सीलरेशन इज इक्वल टू अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समय। अगला प्रश्न है तेल से अंशतः भरा हुआ टैंकर समतल सड़क पर एक समान त्वरण से जा रहा है, तेल का मुक्त पृष्ठ कैसा होगा? तो दोस्तों तेल का मुक्त पृष्ठ परवलयी वक्राकार होगा। एक समान वृत्तीय गति पर त्वरण कैसा होता है? तो जब तक जो है गति में परिवर्तन नहीं होता है तब तक त्वरण एक समान बना रहता है। किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड और कागज पर लिखना संभव है? तो दोस्तों घर्षण के कारण ब्लैक बोर्ड और कागज पर लिखना आसान होता है। ऊर्जा संरक्षण या एनर्जी कंजर्वेशन का आशय क्या है? तो इसका आशय यह है कि ऊर्जा का न तो सृजन किया जा सकता है न ही इसे नष्ट किया जा सकता है। अगला प्रश्न है अंतरिक्ष से गिरता हुआ पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने पर क्यों जल उठता है? तो वायुमंडल या वायु के घर्षण के कारण। ग्रही पिंडों की परिक्रमण गति में प्रभावी बल कौन सा होता है? तो ये अभिकेंद्री बल होता है। दूध मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण क्या है? ये दोस्तों अपकेंद्री बल है। वायु की ऊर्ध्वाधर गति को क्या कहा जाता है? इसे वायु प्रक्षोभ कहा जाता है। और एक प्रश्न बहुत बार पूछा है परीक्षाओं में, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है।
दोस्तों सरल आवर्त गति या सिंपल हार्मोनिक मोशन के दोलन में किसकी आवश्यकता होती है? तो प्रत्यास्था और जड़त्व दोनों की। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? हुक नियम पर। और जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसको उतनी ही दूरी में रोकने के लिए ब्रेक बल कितना लगाना होगा? ये 4 गुना लगाना होगा। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। दोस्तों उत्तोलक या जो कि यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण के जो यंत्र हैं, उत्तोलक 3 प्रकार के होते हैं। प्रथम श्रेणी के उत्तोलक, इसके उदाहरण कैंची, हैंडपंप, साधारण तुला और प्लास हैं। द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक सरौता, नींबू निचोड़ने वाली मशीन है। और तृतीय श्रेणी के उत्तोलकों में स्टेपलर, चिमटा, मनुष्य का हाथ होता है। एक प्रश्न देखिए दोस्तों, पेचकस के द्वारा पेच घुमाना और दरवाजे के हत्थे का कब्जे से दूर लगाना बल आघूर्ण इसके उदाहरण हैं। अब आइए देखते हैं गुरुत्वाकर्षण या ग्रेविटी से संबंधित प्रश्न। पृथ्वी पर पलायन वेग कितना है? तो ये है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी इस वेग से यदि कोई वस्तु फेंकी जाए तो वो पृथ्वी पर वापस नहीं आएगी। अगला प्रश्न है, यदि चक्कर लगाते हुए अंतरिक्ष यान से एक सेब छोड़ा जाए तो उसकी गति क्या होगी? तो वो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान होगा। अंतरिक्ष यात्री निर्वात या वैक्यूम में सीधे खड़े क्यों नहीं रह सकते हैं? तो वहां पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, इस कारण वो सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं। दोस्तों पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा जो कृत्रिम उपग्रह होता है, ये पृथ्वी पर त्वरण के कारण नहीं गिरता है। अगला प्रश्न है कि एक भू उपग्रह या जियो सैटेलाइट किस बल के प्रभाव से अपने कक्ष में निरंतर गति करता है? तो ये अपकेंद्री बल होता है। और चंद्रमा की सतह पर पलायन वेग पृथ्वी की सतह की अपेक्षा कम क्यों होता है? तो इसका कारण ये है कि चंद्रमा की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या से कम होती है। अगला प्रश्न है, भारहीनता की स्थिति किस कारण होती है? गुरुत्वाकर्षण की शून्य स्थिति भारहीनता की स्थिति है। और एक लड़की झूले पर बैठी एक स्थिति में झूला झूल रही है, उस लड़की के खड़े हो जाने पर आवर्तकाल पर क्या प्रभाव होगा? तो दोस्तों आवर्तकाल कम हो जाएगा। एक और लोलक के संबंध में कि लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर लोलक घड़ी या पेंडुलम क्लॉक जो होती हैं ये गर्मियों में धीमी हो जाती हैं और शीतकाल में तीव्र गति से चलने लगती हैं। अगला प्रश्न है, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराने पर क्या प्रतिक्रिया होगी? तो दोस्तों हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को एक समान ऊंचाई से गिराया जाए तो दोनों गेंद एक साथ गिरेंगी। वायु प्रतिरोध को नगण्य कर दिया जाए तो एक समान आकार के लकड़ी, लोहा और मोम के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाए तो सभी एक साथ पृथ्वी की सतह पर गिरेंगी। पृथ्वी के किस स्थान पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है? तो ध्रुवों पर किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है। दोस्तों पृथ्वी के केंद्र से ध्रुवों की दूरी कम होने के कारण ध्रुवों पर स्थित पिंड पर पृथ्वी द्वारा अधिक गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है, इसलिए ध्रुवों पर उसका भार पृथ्वी पर स्थित किसी अन्य स्थान से अधिक होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति का भार कब सर्वाधिक महसूस होगा? तो जब त्वरित गति से लिफ्ट ऊपर की ओर जा रही हो तो व्यक्ति को भार अधिकतम महसूस होगा। भूतुल्यकालिक उपग्रह यानी जियो सिंक्रोनेसिस सैटेलाइट के परिक्रमण की अवधि कितनी होती है? 24 घंटे। यदि सूर्य और पृथ्वी के मध्य की दूरी दुगुनी हो जाए तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो जितना है उसका 1/4 यानी चौथाई भाग रह जाएगा यदि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी दुगुनी कर दी जाए। लोलक की समयावधि या टाइमलाइन किस पर निर्भर करता है? लोलक की लंबाई पर। और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल यदि अचानक लुप्त हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा? तो दोस्तों इसका परिणाम ये होगा कि पृथ्वी पर स्थित वस्तुओं का भार शून्य हो जाएगा लेकिन द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा। पृथ्वी की सतह पर स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम और चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 भाग होता है। इसलिए कोई वस्तु पृथ्वी पर जितने वजन की है उसका केवल 1/6 भाग चंद्रमा पर होता है। यानी 60 किलो का कोई व्यक्ति जो है वो चंद्रमा पर उसका भार 10 किलो होगा। पीसा की झुकी हुई मीनार क्यों नहीं गिरती है? इसका क्या कारण है? तो दोस्तों गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा तल के अंदर ही रहती है, इसलिए वो नहीं गिर रही है। अगला प्रश्न है कि यदि कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसके भार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वस्तु का भार अपरिवर्तित रहेगा। दोस्तों जब हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलते हैं तो स्मॉल जी यानी गुरुत्वीय त्वरण के मान पर क्या असर पड़ेगा? तो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ता है। अगला प्रश्न है, चक्री झूले पर झूलते समय व्यक्ति को बाहर की ओर धक्का क्यों महसूस होता है? तो अपकेंद्री बल के कारण। और विभिन्न द्रव्यमान वाले दो पत्थर एक साथ किसी इमारत की छत से गिराए जाते हैं तो कौन सा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचेगा? दोस्तों दोनों ही पत्थर एक साथ जमीन पर पहुंचेंगे। अब आइए देखते हैं गुरुत्वाकर्षण और गुरुत्व के कुछ उदाहरण। तो सूर्य और अन्य ग्रहों के गुरुत्वाकर्षण के कारण ही सभी ग्रह लगभग वृत्ताकार और निश्चित कक्षाओं में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इसके अलावा पृथ्वी के गुरुत्व और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण चंद्रमा एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है और सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की अंतरक्रिया के कारण पृथ्वी पर स्थित समुद्रों में ज्वार भाटा यानी टाइड्स आते हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल लॉ का प्रतिपादन सर आइजैक न्यूटन ने किया था।
आइए देखते हैं पदार्थों के सामान्य गुण। साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से कम होता है अथवा अधिक। तो दोस्तों साबुन के बुलबुले का दाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। स्वचालित हाइड्रोलिक ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल के सिद्धांत पर। और बर्फीले क्षेत्रों में शीतकाल में जब झील की ऊपरी सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी उसके अंदर रहने वाले जो जलीय जंतु हैं वो जीवित रहते हैं, क्योंकि पानी का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक होता है और इस कारण झील के भीतर पानी नहीं जमता है। अगला प्रश्न है, नदी से समुद्र में प्रवेश करने पर किसी जहाज की क्या प्रतिक्रिया होती है? तो वह समुद्र में कुछ ऊपर उठता है। और जब किसी झील की तली से ऊपर उठाकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह पर आता है तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जब कोई झील की तली से उठकर बुलबुला ऊपर आता है तो उसका आकार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वस्तु का घनत्व अपरिवर्तित रहेगा। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकाल दी जाती है? तो दोस्तों वायु दाब में कमी होने के कारण जो स्याही है वो फाउंटेन पेन से बाहर आ जाएगी, इसलिए फाउंटेन पेन की स्याही निकाल दी जाती है। नदी की अपेक्षा समुद्र में तैरना आसान क्यों होता है? क्योंकि समुद्री जल का जो घनत्व होता है वो नदी के जल से अधिक होता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, समुद्र में तैरते हुए बर्फ का पिंड पानी की सतह से 1/9 भाग ऊपर उठा हुआ होता है, इसलिए जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृष्ठ तनाव या सरफेस टेंशन का कारण क्या है? तो अणुओं के मध्य लगने वाला जो ससंजक बल या कोहेसिव फोर्स होता है, ये पृष्ठ तनाव का कारण है। बैरोमीटर के पैमाने में अचानक गिरावट आने पर कौन सी मौसमी दशा होती है? तूफानी मौसम। तेल जल के पृष्ठ पर क्यों फैल जाता है? दोस्तों तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है, इसलिए वो जल पर फैल जाता है। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती हैं? तो जल के पृष्ठ तनाव के कारण। और कुएं से पानी से भरी बाल्टी को ऊपर खींचते हैं तो क्या अनुभव होता है? दोस्तों ये अनुभव होता है कि जब बाल्टी पानी की सतह से ऊपर आती है तो वो भारी हो जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, वायुमंडल में बादलों के तैरने का क्या कारण है? तो वायु के घनत्व की तुलना में बादलों का घनत्व कम होता है। अगला है दोस्तों, लोहे का घनत्व उसके द्वारा हटाए गए जल के अपेक्षिक घनत्व से अधिक और पारे के घनत्व से कम होता है और इस कारण लोहे की कील पानी में तैरती रहती है। अगला प्रश्न है, पौधों की जड़ों से पत्तियों की ओर जल का बढ़ने का क्या कारण होता है? तो ये है कैपिलरिटी या केशिकत्व जो होता है, जिसके कारण पौधों की जड़ों से पानी जो है वो पत्तियों तक पहुंच जाता है। स्टोव में मिट्टी के तेल के बत्ती का ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तो ये केशिकत्व होता है। और अब तक ज्ञात पदार्थों में किस पदार्थ की प्रत्यास्था या इलास्टिसिटी सर्वाधिक होती है? तो ये है दोस्तों क्वार्ट्ज। अगला प्रश्न है, अपमार्जक मिलाने पर जल के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो डिटर्जेंट मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव घट जाता है। फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? केशिकत्व के सिद्धांत पर। और समुद्र तल पर एक वायुमंडलीय दाब का मान कितना होता है? तो 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल के बराबर समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब का मान होता है। जल का आपेक्षिक घनत्व या रिलेटिव डेंसिटी किस ताप पर सर्वाधिक होता है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और जल से भरी बाल्टी को हिलाकर छोड़ देने पर कुछ समय के बाद जल अपने आप क्यों स्थिर हो जाता है? तो जल का एक प्रमुख गुण श्यानता है, इसके कारण। धातु की शुद्धता ज्ञात करने के लिए किस सिद्धांत का प्रयोग किया जा सकता है? आर्किमिडीज का सिद्धांत। जल से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में किस कारण चिपक जाते हैं? तो ये जल का पृष्ठ तनाव, इसके कारण शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं। दोस्तों स्टील रबर की अपेक्षा अधिक प्रत्यास्थ क्यों है? क्योंकि स्टील के लिए अधिक विरूपक बल की आवश्यकता होती है। वाहनों में स्नेहक तेल या लुब्रिकेंट ऑयल का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो घर्षण कम करने के लिए। और आंधी आने पर टिन की छत और छप्पर उड़ जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर का वायुदाब नीचे के वायुदाब से कम हो जाता है। दोस्तों किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो ये प्रणोद या थ्रस्ट बल होता है। किसी वस्तु की सतह के लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद बल कहा जाता है। एक प्रश्न ये है दोस्तों कि जल की तुलना में वायु में गति करना आसान क्यों होता है? तो जल की श्यानता जो है वायु से अधिक होती है, जिसके कारण जल की तुलना में वायु में गति करना आसान है। अब आइए देखते हैं तरंग गति और ध्वनि यानी वेव स्पीड एंड साउंड से संबंधित प्रश्नों को। रात्रि दृष्टि उपकरण या नाइट विजन डिवाइस में प्रयोग की जाने वाली तरंगें कौन सी होती हैं? तो नाइट विजन डिवाइस में अवरक्त तरंगें या इंफ्रारेड वेव्स प्रयोग की जाती हैं। दृश्य प्रकाश या विजुअल लाइट का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो 390 से 750 नैनोमीटर के मध्य। आंतों से संबंधित रोगों के निदान में कौन सी किरणों का प्रयोग किया जाता है? ये यक्ष किरणें होती हैं। और कीड़ों तथा क्षति पहुंचाने वाले जीवों को घर से दूर भगाने के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों अल्ट्रासोनिक तरंगें होती हैं। समीप आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा डॉपलर प्रभाव के कारण है। और क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए किन किरणों का उपयोग किया जाता है? ये एक्स किरणों का प्रयोग किया जाता है क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए। दोस्तों तरंगे दो प्रकार की होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे और अनुदैर्घ्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगों के कुछ उदाहरण हैं प्रकाश तरंगे, भूकंपी तरंगे, डोरी युक्त यंत्रों में उत्पन्न तरंगे जैसे सितार, गिटार, बीड़ा, और स्थिर जल में फेंकने पर उत्पन्न तरंगे। इसी प्रकार अनुदैर्घ्य तरंगों में ध्वनि तरंगे, भूकंपी तरंगों में पी तरंगे और सर्पिलाकार स्प्रिंग में उत्पन्न तरंगे ये अनुदैर्घ्य तरंगों के उदाहरण हैं।
अगला प्रश्न, एक राडार शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाने में किन किरणों का प्रयोग करता है? तो सही उत्तर है दोस्तों, ये रेडियो तरंगों का प्रयोग राडार में होता है। अगला प्रश्न, परावैंगनी विकिरण, यक्स किरणें, सूक्ष्म किरणें और गामा किरणों को तरंग दैर्घ्य का आरोही क्रम क्या है? तो सबसे अधिक या सबसे बड़ा तरंग दैर्घ्य दोस्तों, ये सबसे छोटा तरंग दैर्घ्य गामा का, उससे बड़ा एक्स किरणों का, फिर परावैंगनी किरणों और उसके बाद माइक्रोवेव्स का होता है। अब आइए देखते हैं प्रमुख विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। विद्युत चुंबकीय तरंगे जो गामा किरणें हैं, इनकी खोज हेनरी बेकरल ने की थी। इनका तरंग दैर्घ्य का प्रकाश 10 टू द पावर -14 मीटर से 10 टू द पावर -10 मीटर होता है और आवृत्ति परास 10 टू द पावर 20 से 10 टू द पावर 24 के बराबर होता है। इसका उपयोग नाभिकीय अभिक्रिया और कृत्रिम रेडियो सक्रियता में किया जाता है। दूसरा है यक्स किरणें। यक्स किरणों की खोज WC रॉन्टजन ने की थी और एक्स किरणों का उपयोग चिकित्सा और औद्योगिक क्षेत्र में किया जाता है। दोस्तों, परावैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होता है, ये सिकाई करने में, प्रकाश वैद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में और अनेक प्रकार के जीवाणुओं या बैक्टीरिया को नष्ट करने में परावैंगनी विकिरण का प्रयोग किया जाता है। दृश्य किरणें या विजुअल वेव्स, इसकी खोज न्यूटन ने की थी और इनकी उपस्थिति से वस्तुएं दिखाई देती हैं। इसके अलावा अवरक्त विकिरण या इंफ्रारेड विकिरण जो होता है, इसकी खोज विलियम हर्सेल ने की थी और अवरक्त किरणों की जो उपयोग है वो फोटोग्राफी में, सिकाई में और टीवी के रिमोट कंट्रोल में होता है। लघु रेडियो तरंगे, शार्ट रेडियो वेव्स जो होती हैं दोस्तों, रेडियो, टेलीविजन, राडार और टेलीफोन में इनका प्रयोग होता है। और दीर्घ रेडियो तरंगे, इनकी खोज मार्कोनी ने की थी और ये जो है रेडियो और टेलीविजन के प्रसारण में इनका प्रयोग किया जाता है। दीर्घ रेडियो तरंगे वायुमंडल की किस परत से परावर्तित होती हैं? आयन मंडल से। कूलिज नलिका या कूलिज ट्यूब का प्रयोग कौन से कीड़े उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स कीड़े उत्पन्न करने के लिए। कोबाल्ट 60 एक महत्वपूर्ण रेडियोधर्मी पदार्थ है। कोबाल्ट 60 का समांतर विकिरण चिकित्सा में प्रयोग किया जाता है क्योंकि इससे गामा कीड़े उत्सर्जित होती हैं। बंद चूल्हे या ओवन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों, माइक्रोवेव का प्रयोग यानी सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग ओवन में किया जाता है। सुदूर संवेदी युक्त नियंत्रण या रिमोट कंट्रोल डिवाइस में कौन सी कीड़े प्रयोग की जाती हैं? अवरक्त कीड़े। और दो उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा दो उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसे तरंग दैर्घ्य या तरंग की लंबाई कहा जाता है। दोस्तों, सोनार क्या है? तो सोनार निमग्न वस्तुओं का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण का नाम सोनार है। ध्वनि। ध्वनि, आइए साउंड से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। पराध्वनिक जेट या सुपरसोनिक जेट से वायुमंडल की किस परत को क्षति पहुंचती है? ओजोन परत को। किसे मापने के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता नापने में। ध्वनि के स्रोत और परावर्तित सतह के मध्य न्यूनतम दूरी कितने होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि या इको स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके? तो ये दूरी, न्यूनतम दूरी 16.5 मीटर होनी चाहिए। दोस्तों, वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो ये है 343 मीटर प्रति सेकेंड। सिनेमा घरों, बड़े सभागारों आदि में ध्वनि स्रोत बंद होने के बाद कुछ देर तक ध्वनि सुनाई देती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण अनुरणन होता है। चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है और जो ध्वनि है उसके लिए, उसके प्रसारण के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है, वह जैव पद्धति जिसमें पराश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है? तो ये सोनोग्राफी है। और WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार 45 डेसिबल की तीव्रता वाली ध्वनि मानव के लिए सबसे उपयुक्त है। अगला प्रश्न है दोस्तों, चमगादड़ अंधेरी रातों में भी उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका कारण क्या है? तो ये पराध्वनिक तरंगे उत्पन्न करते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। एक प्रश्न देखिए, टीवी रिमोट में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो वो तरंगे अवरक्त किरणें होती हैं। अब आइए देखते हैं कुछ ध्वनि स्रोत और उनकी तीव्रता डेसिबल में। साधारण बातचीत की तीव्रता 30 से 40 डेसिबल, तेज बातचीत 50 से 60 डेसिबल, तेज संगीत या शोर 80 डेसिबल से अधिक होता है और पेड़ों के पत्तों की सरसराहट 10 से 20 डेसिबल, सायरन, पुलिस एम्बुलेंस 110 से 120 डेसिबल। जेट विमान जो होते हैं दोस्तों, जेट विमान की जो ध्वनि तीव्रता है ये 140 से 150 डेसिबल। औद्योगिक यंत्र और कारखाने 100 से 120 डेसिबल इसकी तीव्रता होती है। अगला प्रश्न है कि टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में कौन सी विद्युत चुंबकीय विकिरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये इंफ्रारेड विकिरण या अवरक्त विकिरण। और जब सितार और बांसुरी को एक ही स्वर पर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि गुणता या साउंड टिम्बर के आधार पर किया जाता है। अगला प्रश्न है, जल, लोहा और नाइट्रोजन में ध्वनि के वेग का आरोही क्रम क्या है? तो दोस्तों, जल, लोहा और नाइट्रोजन में आरोही क्रम इस प्रकार से है। नाइट्रोजन, जल और लोहा। नाइट्रोजन में सबसे कम, जल में उससे अधिक और लोहा में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल का क्रम क्या होता है? तो सबसे अधिक चाल दोस्तों जो है, ध्वनि की चाल जो है ठोस, उससे अधिक द्रव में और उससे अधिक गैस में होती है। तापमान का ध्वनि के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो तापमान के घटने से ध्वनि का वेग घटता है। ध्वनि किस माध्यम से होकर नहीं गुजर सकती है? तो निर्वात या वैक्यूम से ध्वनि नहीं गुजर सकती है क्योंकि ध्वनि को गुजरने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। दोस्तों, ध्वनि तरंगे जो होती हैं ठोस और गैस दोनों माध्यमों में गति कर सकती हैं और धातु में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है।
अगला प्रश्न है, स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ध्वनि के परावर्तन पर। एकास्टिक्स में किसका अध्ययन किया जाता है? ध्वनि का। ध्वनि तरंगों में कौन सी घटना घटित नहीं हो सकती है? तो ध्रुवण या पोलराइजेशन ध्वनि तरंगों में नहीं घटित होता है। ध्वनि का तारत्व या पिच किस बात पर निर्भर करता है? ये आवृत्ति पर। प्रतिध्वनि का कारण क्या होता है? तो दोस्तों ध्वनि तरंगों का परावर्तन प्रतिध्वनि या इको का कारण है। पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति लगभग कितनी होती है? तो पराश्रव्य तरंगे या अल्ट्रासोनिक वेव्स की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20 से 20,000 हर्ट्ज तक मानव जो है ध्वनियों को सुन सकता है। पराश्रव्य ध्वनि तरंगे किसके द्वारा सुनी जा सकती हैं? कुत्तों और डॉल्फिन मछली के द्वारा पराश्रव्य ध्वनि तरंगे सुनी जा सकती हैं। यहाँ पर आइए देखते हैं विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। तो एल्यूमिनियम में ध्वनि की चाल 6,420 मीटर प्रति सेकंड होती है। स्टील में 5,960 मीटर प्रति सेकंड। लोहा में 5,950 मीटर प्रति सेकंड और फ्लिंट कांच में 3,980 मीटर प्रति सेकंड। जल में दोस्तों 0 डिग्री सेंटीग्रेड जल पर 1,402 मीटर प्रति सेकंड। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। ऑक्सीजन में 316 मीटर प्रति सेकंड, हाइड्रोजन में 1286 मीटर प्रति सेकंड और समुद्री जल में 1533 मीटर प्रति सेकंड तथा सामान्य जल में ध्वनि की चाल 1493 मीटर प्रति सेकंड होता है। अगला है दोस्तों, महिलाओं की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा तीक्ष्ण होती है क्योंकि महिलाओं की आवाज़ का तारत्व या पिच अधिक होता है। अगला प्रश्न है, ऊष्मा और ऊष्मागतिकी से संबंधित। हाइड्रोजन से भरे हुए गुब्बारे को पृथ्वी से छोड़ने पर गुब्बारे में क्या परिवर्तन होगा? तो दोस्तों गुब्बारे के आयाम में वृद्धि हो जाती है। अगला प्रश्न है, तेज हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनने का कारण क्या है? तो वाष्पीकरण की दर तेज होती है जिसके कारण तेज हवा वाली रात में ओस नहीं बनती है। कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोल देने पर कमरे के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो दोस्तों कमरे का तापमान ठंडा नहीं बल्कि बढ़ जाएगा। वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड मापने के लिए उपयुक्त हो उसे क्या कहा जाता है? इसे पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर कहा जाता है। तापमापन दोस्तों मापन हिमांक क्वथनांक और किस डिग्री सेंटीग्रेड पर बराबर भाग होता है और एक भाग कितना होता है? फ़ारेनहाइट पैमाने का जो हिमांक होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है और क्वथनांक 212 डिग्री। बराबर भाग यानी जो फ़ारेनहाइट पैमाना होता है वो 180 बराबर भागों में बांटा जाता है और एक भाग 1 डिग्री फ़ारेनहाइट कहा जाता है। सेल्सियस पैमाने पर जल का हिमांक जो है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 बराबर भागों में इसे बांटा जाता है। एक भाग को 1 डिग्री सेंटीग्रेड कहा जाता है। केल्विन पैमाने पर 273 केल्विन जो होता है उस पे हिमांक, 373 केल्विन पे क्वथनांक और इसे 100 बराबर भागों में बांटा जाता है। एक भाग को 1 केल्विन कहा जाता है। दोस्तों परम शून्य ताप या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर से क्या तात्पर्य है? तो सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान परम शून्य तापमान होता है और इसके नीचे तापमान प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के रूप में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? एथिलीन ग्लाइकॉल का। और जब बर्फ पिघलती है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों बर्फ के पिघलने पर उसका आयतन बढ़ता है। अगला प्रश्न है, थर्मोस्टेट यंत्र का संबंध तापक्रम से है जिसका उपयोग किसी निकाय का दाब स्वनियंत्रित करना होता है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का प्रमुख कार्य क्या होता है? तो एक समान तापमान को बनाए रखना थर्मोस्टेट का कार्य है। रेफ्रिजरेटर में खाद्य पदार्थों को ताज़ा रखने के लिए न्यूनतम तापमान कितना होना चाहिए? तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? दोस्तों ऐसे मापा जाए तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 310 केल्विन स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान होता है। उबलते जल की तुलना में भाप से हाथ अधिक जलता है। तो भाप में गुप्त उष्मा या लेटेंट हीट होती है जिसके कारण वो अधिक खतरनाक होता है भाप से जलना। दोस्तों पानी में साधारण नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक बिंदु बढ़ जाता है और हिमांक बिंदु घट जाता है। तो जल में अशुद्ध मिलाने पर उसका क्वथनांक बिंदु बढ़ता है और हिमांक बिंदु घटता है। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट तापमान कितने डिग्री पर एक समान होंगे? तो -40 डिग्री सेंटीग्रेड पर। दोस्तों शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है तो इसकी लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसकी लंबाई बढ़ जाती है। सर्दियों में लोहे के टुकड़े और लकड़ी के टुकड़े को छूने पर लोहे का टुकड़ा ठंडा क्यों लगता है? तो दोस्तों लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अधिक सुचालक या कंडक्टर होता है। यदि वायु का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोस्तों वायु का तापमान बढ़ता है तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ती है। पदार्थ की ऊष्माधारिता या थर्मल कैपेसिटी किस पर निर्भर करती है? ये पदार्थ की विशेष ऊष्मा पर। और एक प्रश्न देखते हैं कि साफ बादल रहित रातों की तुलना में जो मेघाच्छादित या बादल युक्त रातें होती हैं अधिक गर्म होती हैं क्योंकि बादल पृथ्वी तथा हवा से ऊष्मा के विकिरण को रोकते हैं। अगला प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, जब जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया जाता है तब इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों पहले ये घटता है यानी 0 से 4 डिग्री पर घटता है और फिर बढ़ता है। अगला प्रश्न, दाब बढ़ने पर जल के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। गर्मी के दिनों में किस प्रकार के छाते का प्रयोग करना चाहिए? तो दोस्तों ऊपर सफ़ेद और नीचे काला छाता गर्मी के दिनों में प्रयोग किया जाना चाहिए।
अगला है कि रेल की 2 पटरियाँ जोड़ते समय मध्य में थोड़ी जगह क्यों छोड़ी जाती है? तो पटरियों को ऊष्मीय प्रसार के लिए स्थल रखने के लिए, ताकि पटरियाँ गर्मी में टेढ़ी न हो जाएँ। अगला है कि प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान किस पर निर्भर करता है? तो ऊपर के छेद के क्षेत्रफल और उस पर रखे गए वजन पर। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक या एयर कंडीशनर किसे नियंत्रित करता है? तो ये आर्द्रता और तापमान को नियंत्रित करने का कार्य करता है किसी कमरे में लगा हुआ एसी। चालन के अनुप्रयोग क्या हैं दोस्तों? तो शीत ऋतु में लकड़ी और लोहे का ताप समान होने पर भी लोहे की कुर्सी अधिक ठंडी लगती है। इसके अलावा चीनी मिट्टी के प्याले में चाय पीना धातु के प्याले में चाय पीने से अधिक आसान होता है। एक तथ्य है दोस्तों, शुष्क बैटरी या ड्राई बैटरी में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड विद्युत अपघट्यों का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, डेजर्ट कूलर द्वारा शीतलन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये वाष्पन शीतलन सिद्धांत पर। किस तरल की विशिष्ट ऊष्मा सर्वाधिक होती है? तो जल की विशिष्ट ऊष्मा या स्पेसिफिक हीट सर्वाधिक होती है। पसीने की हमारे शरीर में क्या भूमिका होती है? दोस्तों, पसीना जो होता है हमारे शरीर का तापमान नियंत्रित करने में सहायक होता है। गर्म मौसम में पंखा चलाने पर आराम क्यों होता है? तो हमारा पसीना तेजी से वाष्पीकृत होता है, जिससे कि शरीर ठंडा होता है। मिट्टी के घड़े में जल क्यों ठंडा रहता है? तो वाष्पीकरण के कारण ये ठंडा रहता है। चालन, संवहन और विकिरण जो ऊष्मा संचरण के 3 जो कारण हैं, उसमें संवहन के अनुप्रयोग क्या हैं? तो विद्युत बल्ब में लगे तंतु को गलने से बचाने के लिए। पृथ्वी के वायुमंडल जो है संवहन द्वारा ही गर्म होता है। मोटर कार का रेडिएटर भी संवहन सिद्धांत पर कार्य करता है। और रेफ्रिजरेटर में जो फ्रीजर होता है वो ऊपर की ओर बनाया जाता है, ताकि संवहन के द्वारा संपूर्ण जो ठंडापन है वो नीचे की ओर जा सके। अगला प्रश्न है, थर्मस बोतल में पेय पदार्थ को कुछ समय तक उसी तापमान पर रखने के लिए उसकी दीवारों पर किस पदार्थ की परत लगाई जाती है? तो ये होता है सिल्वर लेयर या रजत परत। दोस्तों, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी क्यों पक जाता है? तो क्योंकि अधिक दाब होने पर पानी कम तापक्रम पर उबलने लगता है। इस कारण से प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है। ऊष्मा किसका उदाहरण है? तो ऊष्मा एक ऊर्जा होती है। सीटी स्कैन करने में कौन सी कीड़े प्रयोग की जाती हैं? सीटी स्कैन में यक्ष कीड़े प्रयोग होती हैं। आदर्श गैस या आइडियल गैस की आंतरिक ऊर्जा किस राशि पर निर्भर करती है? तो आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा केवल ताप पर निर्भर करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बर्फ का अपने गलनांक पर पिघलना किस प्रक्रम का उदाहरण है? ये समतापी प्रक्रम है। और निम्न तापी में उत्पन्न निम्न ताप कैसे प्राप्त करते हैं? तो ये एडियाबेटिक प्रोसेस या रुद्धोष्म प्रक्रम के द्वारा निम्न तापी में उत्पन्न निम्न ताप प्राप्त किया जाता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा कितने जूल के बराबर होती है? तो 4.18 इंटू 10³ जूल कार्य के बराबर होती है 1 किलो कैलोरी ऊष्मा। अगला है दोस्तों, चालन संवहन के बाद अब आइए जानते हैं विकिरण के कौन कौन से अनुप्रयोग हैं। तो दोस्तों, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरण के रूप में पहुंचती है, और पालिश किए गए जूते धूप में जल्दी गर्म नहीं होते हैं। ये भी विकिरण का ही प्रभाव है। अगला प्रश्न देखते हैं, जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो जल का घनत्व 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर अधिकतम होता है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा पर आधारित है? ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊर्जा संरक्षण या एनर्जी कंजर्वेशन के सिद्धांत पर आधारित है। प्रश्न है कि जब किसी कांच की बोतल में पानी भरा जाता है और उसे बंद करके जमने दिया जाता है, तो वो बोतल टूट जाती है, क्यों? क्योंकि दोस्तों, पानी जमने पर फैलता है, जिस कारण बोतल टूट जाती है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ जल का क्वथनांक क्यों घटता है? तो क्योंकि ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब घटता है, इसलिए क्वथनांक भी घटता है। दोस्तों, ऊंचे पहाड़ों पे हमेशा बर्फ जमी रहती है, क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर तापमान प्रायः हिमांक से कम रहता है, और वहां वातावरण की जलवाष्प जमकर बर्फ बन जाती है। अगला प्रश्न है, ठोस कपूर से वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसको सब्लिमेशन कहा जाता है। सब्लिमेशन की हिंदी होती है ऊर्ध्वपातन। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऊष्मा किस प्रक्रिया के द्वारा तीव्र गति से स्थानांतरित होती है? तो ये है रेडिएशन या विकिरण की प्रक्रिया। और किसी पदार्थ का तापमान परिवर्तित किए बिना द्रव से गैस से परिवर्तन करने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहते हैं? तो ये वाष्पन की गुप्त ऊष्मा कही जाती है। एक कृष्णिका या ब्लैक बॉडी किसे उत्सर्जित करता है? तो ये सभी प्रकार के तरंग दैर्घ्य का विकिरण का उत्सर्जन एक ब्लैक बॉडी करता है। एथिल एल्कोहल किस तापमान पर जमता है? दोस्तों, एथिल एल्कोहल या जो शराब होती है वो -114 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमता है, और एल्कोहल तापमापी का प्रयोग इसी कारण से अत्यंत निम्न ताप को जो है मापने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, तारों के अंदर ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सी अभिक्रियाएं होती हैं? तो वो ताप नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं, जिसमें हाइड्रोजन का हीलियम परमाणुओं में जो है संलयन होता है। अगला प्रश्न है, तारों का रंग क्या प्रदर्शित करता है? तो तारों का रंग उनका तापमान प्रदर्शित करता है। एक बर्फ के कटोरे तथा जल को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखने पर क्या परिवर्तन होगा? तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगला प्रश्न है, ऊनी कपड़े शरीर को गर्म क्यों रखते हैं? दोस्तों, ऊन एक खराब चालक या बैड कंडक्टर है, इसी कारण ऊनी कपड़े शरीर को गर्म रखते हैं। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि ऊष्मा की वह मात्रा जो किसी पदार्थ के 1 किलोग्राम द्रव्यमान को उसके क्वथनांक बिंदु पर वाष्प में परिवर्तित करने के लिए प्रदान की जाती है, उसे वाष्पन की गुप्त ऊष्मा या लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहा जाता है।
आपको जानकारी होगी कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना अधिक आरामदायक होता है, क्योंकि सफ़ेद कपड़े ऊष्मा का अधिकांश भाग परावर्तित कर देते हैं, जबकि जो ब्लैक होता है, ब्लैक कपड़ा है, ये गर्मियों में बहुत कम पहना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वह ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, एनसीईआरटी सार संग्रह सामान्य विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान का भाग 1। आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अन्य सभी प्रकार के पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें।